हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको इतिहास का एक सीरीज स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास में। मैंने आपको उसमें कुछ प्रश्न कराया था। उससे आगे की सीरीज को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो बिना कोई समय गवाए क्लास अपना शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहला क्या है। तो इसमें कुछ चार्ट दिया गया है दोस्तों, पहले इसको देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया गया है कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है पुरापाषाण काल की अवधि। और मध्यपाषाण काल की अवधि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और नवपाषाण काल की अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। क्या क्या है दोस्तों, 26 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच पुरापाषाण काल की अवधि मानी जाती है। मध्यपाषाण काल की अवधि 9000 से 4000 और आगे नवपाषाण काल की अवधि 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है समय काल के आधार पर। एक तो है निम्न पुरापाषाण काल, एक है मध्य पुरापाषाण काल और एक है उच्च पुरापाषाण काल। अब आगे देखते हैं क्या है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। अगला है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता था। अगला है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में लोग सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया करते थे। अगला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का एक खंड था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक खंड था दोस्तों। अगला है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना गया? तो उसे पिथेकैंथ्रोपस मानव के रूप में जाना गया। पिथेकैंथ्रोपस मानव। जो होमो सेपियंस के बाद आने वाले मानव थे, उसे पिथेकैंथ्रोपस मानव कहा गया। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो यह है हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पड़ेगा? ये नर्मदा घाटी में पड़ेगा, नर्मदा घाटी में। अगला है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा इसको। यानी पाषाण यानी पत्थर का काल से लेकर के कांस्य काल तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में, कालीबंगा में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। सर दोस्तों, कालीबंगान राजस्थान में हो जाएगा शायद, मैं भूल रहा हूँ अभी। छोड़िए, मैं इसके बाद में बता दूंगा। कालीबंगान शायद राजस्थान में हो जाएगी। छोड़िए, अगला देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। प्राचीन भारतीय अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार
पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्यपाषाण काल से माना जाता है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खाद्यान्न की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्न की कृषि यानी खाने वाला अनाज कब से उगाया जाता था? नवपाषाण काल से उगाया जाता है खाने वाला। उसके बाद मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वो था जौ। लेकिन यदि पूछे कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? प्रयुक्त मन होता है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया गया, वो था गेहूँ। क्या था दोस्तों? वो गेहूँ। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब देखते हैं ताम्रपाषाणिक कालीन स्थल। सबसे पहले आपको जो है इधर जो साइड में नाम दिए गए हैं इन सबको रट लेना है, एकदम अच्छा से याद कर लेना है इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में कौन सी बस्ती ताम्रपाषाण कालीन नहीं थी या थी? तो आपको याद रहेगा तभी ना आप सॉल्व कर पाइएगा, इसलिए इसको एकदम जो है रट जाना है सभी को। इनाम गांव, दायमाबाद, नवदा टोली, नेवासा, ताम्रवती। सबका राज्य भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इनाम गांव महाराष्ट्र से संबंधित है, दायमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, नवदा टोली महाराष्ट्र से संबंधित है, नेवासा भी महाराष्ट्र से संबंधित है और ताम्रवती राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इन जगहों से क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं ज़रा सा। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक जो पुरास्थल था वो दायमाबाद ही था, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा था? दायमाबाद। अगला है नवदा टोली। नवदा टोली महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका उत्खनन HD शांकिलिया ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD शांकिलिया ने किया था। यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव हो गया, दायमाबाद हो गया, नवदा टोली हो गया, नेवासा। अगला है नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है और नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन भी प्राप्त हुए यहाँ से, नेवासा से। ताम्रवती से क्या प्राप्त हुए? ताम्रवती राजस्थान में पड़ता है और ताम्रवती यहाँ से काले मृदभांड वाले सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। काला जो मृदभांड होता है, जैसे मृदभांड हो गया, बर्तन हो गया, और रैखिक चित्र ऐसे होता है, ये सफ़ेद रंग से रंगा गया था इसको। अब नवपाषाण काल का सबसे पहले प्रयोग किया था 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। इसने किया था, सर जॉन लुबाक ने किया था। अगला देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये गलत है, इसको ध्यान में रखिए, गलत है ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जब 1861 में जब 1861 में दोस्तों 1861 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI बनाया जा रहा था, उस टाइम इसके जो अध्यक्ष मान लीजिए, जो इसके पहले महानिदेशक कह लीजिए, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और जॉन मार्शल तो जब
मूल रूप से 1902-3 का बात होगा, 2-3 1902-3 इस टाइम ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। जब एएसआई का पुनर्गठन किया गया था उस टाइम ये अध्यक्ष थे। हो सकता है प्रश्न का भाव यही हो, लेकिन इसका उत्तर ये अभी नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है। अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहते हैं। तो कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो कुंभकारी के सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए कुंभकारी के साक्ष्य। कुंभकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से कुंभकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला देखते हैं पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबल उपकरण बहुत पुराना है दोस्तों, आप ये समझिए ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है और ये 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो है कि 9000 ईसा पूर्व के बीच का एक स्थल है ये पेबल उपकरण। ये उपकरण में ना टूल्स होता है, औजार। ताम्रवती नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। ताम्रवती नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ताम्रवती नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। अगला है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। इस दोनों प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बेलन घाटी वाला प्रश्न, और दूसरा ये पेबल उपकरण। ये पेबल उपकरण दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा इसको, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला है मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था दोस्तों ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था। अब है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफना देते थे सीधा। अगला है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो वो है महदहा और सरायनहर राय। अगला आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर जो है वो जो है दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब सीखा? तो नवपाषाण काल में सीखा। कब सीखा? सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। नवपाषाण काल से एक्चुअली क्या है दोस्तों कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ फ़ोटो खींच के, और हाथ से ही ऐसे करके लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर कोई बात नहीं, तो मैनेज कर लेंगे हम सब, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये सब तो बाधाएं आती रहती छोटी छोटी। तो अगला है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से मिला है जीवाश्म के प्रमाण। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अगला है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकिलिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सरायनहर राय से प्राप्त हुए हैं। अगला है गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। गैरिक मृदभांड
सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकोंगडोर, हड़प्पा, कोटजीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे का वीडियो आएगा बाद में, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ दोस्तों। आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, शेष का पार्ट कल आएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।